बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनएसजी की सदस्यता पर वियना में बैठक, भारत के दावे को ज्यादातर देशों का समर्थन, चीन का विरोध, अमेरिका की बाधा नहीं डालने की अपील। अमेरिका की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, भारत पर आतंकी हमले के लिए सरजमी के इस्तेमाल पर लगाए रोक, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ उठाए कदम। काले धन पर रोक के लिए भारत का यूरोप के 40 देशों से करार, टैक्स चोरी की सूचनाएं साझा करने पर सहमति, जल्द बनेंगे सामूहिक नियम। चुनाव आयोग का कर्नाटक राज्यसभा चुनाव रद्द करने से इनकार, आरोपी विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, स्टिंग मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश। और फिल्म सर्टिफिकेशन के नियमों में जल्द होगा बड़ा बदलाव, सूचना और प्रसारण मंत्री जेटली का ऐलान, कहा मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं। वियना में 48 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको समेत कई और देश भारत की सदस्यता के समर्थन में हैं। हालांकि वहीं चीन भारत के विरोध में उतर आया है और वो दूसरे देशों को भी साथ लाने का प्रयास कर रहा है। भारत को एनएसजी की सदस्यता हासिल करने में स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको के अलावा कई और देशों का सहयोग मिला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 48 देशों की बैठक में ज्यादातर देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। हालांकि चीन अब भी भारत का विरोध कर रहा है। चीन का तर्क है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, साथ ही वो पाकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल करने के पक्ष में है। हालांकि पाकिस्तान की अतीत को देखते हुए ऐसी संभावनाएं कम हैं। चीन का साथ देने वाले देशों में तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। सबसे अभी जो अहम है वो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर मेंबरशिप। और पिछले 24 घंटों में जो अभी बताया गया है कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR में जो हमें एडमिशन मिला है, वो एक संकेत है कि इस वक्त विश्व में भारत की जो विश्वसनीयता है और भारत को जिस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरफ पूरा विश्व मानता है, ये उसका एक प्रतीक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने समूह के देशों को पत्र लिखकर भारत की सदस्यता के प्रश्न पर आम राय बनाने की अपील की है। वियना में गुरुवार को हुई बैठक के बाद अब एनएसजी के सदस्य देशों की बैठक इस महीने दक्षिण कोरिया के सियोल में होगी, जहां भारत की सदस्यता पर फैसला लिया जाएगा। भारत ने पिछले महीने ही एनएसजी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इससे भारत के लिए परमाणु तकनीक की खरीद फरोख्त में बड़ी सहूलियत होगी। एनएसजी का मकसद परमाणु सामग्री के व्यापार पर निगरानी रखकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे से आज स्वदेश लौट आए। इससे पहले आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मेक्सिको में थे और मेक्सिको ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कतर की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने बांध का शुभारंभ किया। अमेरिका की पाकिस्तान से भारत पर आतंकी हमले के लिए सरजमी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मतभेदों को सुलझाने के लिए पड़ोसी देशों से बातचीत करे। अमेरिका का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के ठीक बाद आया है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुंबई और पठानकोट हमले की निंदा करते हुए इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। काले धन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भारत ने यूरोप के 40 देशों के ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद भारत इन देशों के साथ कर चोरी की सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकेगा।
समूह का मकसद सदस्य देशों के कानून लागू करने वाली संस्था और कर अधिकारियों के बीच पारदर्शिता से डाटा आदान प्रदान करना है। इसके अगले चरण में ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने पर काम किया जाएगा। यूरोप के बाहर भारत के अलावा जिन देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, मेक्सिको और यूएई शामिल हैं। इस समझौते पर यूरोप के ज्यादातर देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन स्विट्जरलैंड इसका हिस्सा बनने को राजी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 11 जून को ही कराने का फैसला किया है। साथ ही आयोग ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए पैसा लेने के आरोपी 4 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज करके सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गुरुवार शाम चुनाव आयोग ने 7 पेज का आदेश जारी करते हुए कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि पैसा लेने के आरोपों के चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि वो कार्मिक मंत्रालय से बात करके सुनिश्चित करेगा कि मामले की सही से पैरवी हो। हाल ही में एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में विधायकों को वोट के लिए पैसे की बात करते दिखाया गया था। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए कुल 5 उम्मीदवार हैं। इनमें से बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस के एक उम्मीदवार को जीत के लिए अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है। उधर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को कोर्ट से राहत मिल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 अलग मामलों में कांग्रेस के 2 विधायकों को वोटिंग में हिस्सा लेने को लेकर आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मुंबई में इलाज करा रहे विधायक सत्यदेव कटारे का वोट डाक मतपत्र के जरिए लेने को कहा है। साथ ही रेप मामले में न्यायिक हिरासत में बंद कांग्रेस विधायक रमेश पटेल को मतदान के लिए जमानत दे दी है। उधर बीजेपी विधायक राजेंद्र कुमार मेश्राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र कुमार की उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 11 जून को राज्यसभा के लिए होने वाली वोटिंग में उन्हें हिस्सा लेने दिया जाए। फिल्मों के सर्टिफिकेशन नियमों में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया है। उड़ता पंजाब फिल्म पर विवाद के बीच निजी चैनल के कार्यक्रम में अरुण जेटली ने कहा कि फिल्मों को जारी करने के नियम उदार बनाए जाने की जरूरत है। अरुण जेटली ने साफ कहा कि फिल्म जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया से वो संतुष्ट नहीं हैं। अरुण जेटली ने बताया कि फिल्म प्रमाणन मानकों पर श्याम बेनेगल समिति की रिपोर्ट पर मंत्रालय विचार कर रहा है। बेनेगल ने अप्रैल में ये रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एडल्ट फिल्मों को 2 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में कलात्मक और रचनात्मक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगनी चाहिए। I am not satisfied. There is some change which we are about to make because there is a very well documented report by Shyam Benegal, the first part which has come to me, which is under consideration, and over the next few days we are going to announce some very radical changes in that. और इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने उड़ता पंजाब फिल्म में काट-छाट पर सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बोर्ड पंजाब नाम हटाने पर क्यों अड़ा हुआ है। उधर सियासी बयानबाजी के बीच मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल और अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म का समर्थन किया है। बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर माहौल अभी भी गर्म है। युवाओं में नशे की लत पर बनी फिल्म के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गो गोवा गॉन फिल्म का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पहले की फिल्म पर गोवा ने ऐतराज नहीं जताया तो सेंसर बोर्ड पंजाब शब्द क्यों हटाना चाहता है। इस मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ उड़ता पंजाब को मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल और अनुपम खेर का भी साथ मिल गया है। Proliferation of drugs among young people is a fairly serious problem. It brings our notice to that. The film brings to our notice the problems of drug proliferation. So in that sense, it is a good film. I have been victim earlier also with a lot of chairperson, and I had fight with them. I had went to courts. I'm sure there would be a solution to it, and there will be something where we filmmaker get our liberty, get our fundamental right, the kind of cinema we want to make. फिलहाल विवादों में घिरी फिल्म की रिलीज पर राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी भी फिल्म के समर्थन में उतर आई है। मायावती ने कहा कि उड़ता पंजाब फिल्म में
कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए इसे पास किया जाना चाहिए। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री दलजीत सीमा ने सारे विवाद के पीछे आम आदमी पार्टी पर शक जताया है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपके लीडर्स कर रहे हैं, इससे शक पड़ता है कि फिल्म मेकर्स का और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का आपस में कोई रिलेशन है। दरअसल सेंसर बोर्ड ने उड़ता पंजाब फिल्म में दृश्यों पर कैंची चलाने के लिए कहा था। साथ ही फिल्म के टाइटल में पंजाब शब्द पर ऐतराज जताया गया, जिसके विरोध में बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा मोर्चा खोले हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकती। अरुण जेटली ने कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि अगर कार्यपालिका अपना काम करने में नाकाम रहती हैं, तो अदालतें उसे अपना काम करने का निर्देश दे सकती हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता को सख्ती से कायम रखना होगा। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा था कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रहती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतन की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। प्रोफेसर वीएस चौहान की अध्यक्षता वाला ये पैनल 6 महीने में यूजीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पैनल शिक्षकों, प्रशिक्षकों और लाइब्रेरियनों के वर्तमान वेतनमान की समीक्षा करेगा। वेतनमान से जुड़े यूजीसी और सरकार के पूर्व में लिए गए फैसले भी पैनल की समीक्षा के दायरे में होंगे। गुजरात में 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी दंगे के मामले में आज अहमदाबाद की कोर्ट सजा सुना सकती है। इस मामले में कल कोर्ट ने सजा के ऐलान को आज तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है, वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की मांग की है। 2 जून को कोर्ट ने 24 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 36 लोगों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने 24 में से 11 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया, वहीं 13 दोषियों को दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया। 28 फरवरी 2002 को भड़की हिंसा के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। गुलबर्ग सोसाइटी मामला 2002 के गुजरात दंगों के उन 9 मामलों में से एक है जिनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनी एसआईटी कर रही है। बिहार टॉपर्स घोटाला मामले में एसआईटी ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और विशुन रॉय कॉलेज के प्राचार्य बच्चा राय अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में अब तक शैल कुमारी, विश्वेश्वर यादव, संजीव सुमन, बिहार बोर्ड की गोपनीय शाखा के क्लर्क शंभू प्रसाद दास और रंजीत कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। उधर जो दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए हैं उसमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे कॉपियों से छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। जो पेपर्स और कागजात सीज किए गए हैं उसको हम लोग विधिवत तरीके से एफएसएल में जांच के लिए भेज रहे हैं। उसके आलोक में और साक्ष्य सामने आएंगे। 5 अभियुक्त अभी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 2 और लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आई है। लालकेश्वर राय जो अध्यक्ष थे बिहार काउंसिल के, और बच्चा राय जो कि विष्णु राय कॉलेज के प्राचार्य थे। बिहार में नील गायों की हत्या के मसले पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर जानवरों की हत्या करने की इजाजत दी गई है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने फैसले का बचाव करते हुए इसे कानून के तहत किसानों के फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया है। बिहार सहित कई राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की हत्या के लिए दी गई सरकारी मंजूरी पर केंद्र सरकार के 2 मंत्री अब आमने सामने हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय वन्य जीव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो हुआ है बिहार में ये पहली दफा है कि इतना तगड़ा मैसेकर हुआ है हिरणों का, जो प्रोटेक्टेड जानवर है। किसी ने नहीं मांगा इनको मारने के लिए, इनको लाना पड़ा हैदराबाद से लोग उनको मारने के लिए। ये शर्म की बात है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। मेनका गांधी के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस मसले पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जानवरों को मारने के लिए दिए गए आदेश के मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसानों की मदद के लिए है। किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है। तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है
तो ही हम वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार का ये आदेश वन्य जीवों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। स्टेट्स अगर डिमांड करते तो उन्हें पहले वहाँ पे एक प्रॉपर सेंसस और सर्वे कराना चाहिए कि कितने जानवरों के जो एरिया थे, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एरिया थे, फॉरेस्ट एरिया थे, उस पर कितना इंक्रोच किया गया उनके स्टेट्स के द्वारा। दरअसल बिहार के कई जिलों में अक्सर नीलगाय और जंगली सुअर खेतों में आतंक मचाते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर नीलगायों को मारने की इजाजत दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 200 से ज्यादा नीलगायों को मारा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। हज़रत अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जिन्हें लोग प्यार से अमीर खुसरो देहलवी या तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं, वो खुद अपने बारे में कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। हिंदुस्तान का जो पंडित है वो दुनिया में उसके नॉलेज का मुकाबला नहीं हो सकता। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर क़यामत में खुदा मुझसे पूछेगा कि तुम दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि अमीर खुसरो का सूज़े दिल लाया। जानिए समझिए तूतिए हिंद अमीर खुसरो को, तर्कश में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। देश में पिछले साल सड़क हादसों से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,46,133 हो गया है। इन मौतों की सबसे बड़ी वजह ड्राइवरों की गलती रही। इन हादसों को रोकने के लिए मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा विधेयक पेश करने की तैयारी है। भारत की सड़कों पर वाहन चलाना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। साल 2014 के मुकाबले 2015 में सड़क हादसों में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 4,89,400 दुर्घटनाएं हुई थीं, तो 2015 में ये बढ़कर 5,01,423 हो गईं। हर दिन 1,374 सड़क हादसे होते हैं और इनमें 400 जानें जाती हैं। इसका मतलब हर घंटे 57 दुर्घटनाएं और 17 लोगों की मौत होती है। मरने वालों में 54% से अधिक 15 से 34 साल के होते हैं। पिछले साल तमिलनाडु में सबसे अधिक हादसे हुए। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी अध्यक्षता में भी ये एक्सीडेंट कैसे हम रोक सकते हैं, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। इसमें कलेक्टर होगा, एसपी होगा, ट्रैफिक के लोग होंगे, एनजीओज होंगे, सोशल वर्कर होंगे और हम लोग कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और उस हर महीने में 2 महीने में जितने एक्सीडेंट्स हुए वो स्पॉट पर आवश्यकता होगी तो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा विधेयक पारित हो जाएगा। नया कानून बनने से इसमें पारदर्शिता आएगी और गलत कामों पर भी रोक लगेगी। हमने सुझाया है कि कंप्यूटर परीक्षा लेगा और ऐसे 20 सेंटर हमने खोल दिए ऑलरेडी। पूना में है, कलकत्ता में है, राजस्थान में है, कि वो ट्रक वाला पूरा वहाँ ग्राउंड में जाके पूरा चलाएगा और कंप्यूटर उसके परीक्षा लेगा और पास या फेल डिक्लेयर करेगा। सड़क सुरक्षा बिल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। हादसे में बच्चे की मौत होने पर 3 लाख तक का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा ने राशन माफिया मामले में 9 सदस्यों वाली जांच समिति के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को राशन बंटवारे में घोटाले की शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्रवाई के लिए उन्होंने समिति बनाने की मांग की थी। इसके अलावा विशेष सत्र के दौरान नगर निगम की खामियों और कामकाज को लेकर सदन में चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी विधायक नितिन त्यागी ने बीजेपी शासित नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधानसभा में आज भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में विशेष सत्र के विरोध में एमसीडी का संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसमें बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद के साथ मारपीट की।
इस अधिवेशन में दिल्ली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली नगर निगम के तीनों जोन के संयुक्त अधिवेशन में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी बात रखी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद पार्षदों के बीच झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इससे बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। बात मौसम की। केरल के बाद मॉनसून आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। उधर केरल में 2 दिन से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक केरल में तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। करीब 1 हफ्ते देरी से केरल पहुंचा मानसून तेजी से देश के दूसरे इलाकों में दस्तक दे रहा है। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोल्लम जिले में गुरुवार को स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुंटूर और विजयवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं मदुरई में लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्नाटका के तट तक अग्रसर हो चुका है। अंदरूनी दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक ये पहुंच चुका है। फिलहाल मानसून केरल, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके 10 जून तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों को सराबोर कर सकता है। 1 से 15 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले ही कई इलाकों में प्री मानसून बारिश शुरू होगी। आगामी 48 घंटे में इसका और उत्तर की तरफ अग्रसर होकर के संपूर्ण कोस्टल कर्नाटका, कोंकण और गोवा के कुछ भाग, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटका, रायलसीमा के अधिकांश भाग और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और भाग में ये पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक देश में सामान्य के मुकाबले 108% बारिश का अनुमान लगाया है। मानसून की अच्छी शुरुआत से खरीफ की फसल की बुआई में तेजी आएगी। साथ ही पानी की किल्लत और सूखा पीड़ित राज्यों को बारिश से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक तरफ बारिश ज़्यादा है तो दूसरी तरफ राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी जयपुर समेत तमाम इलाके गर्मी से तप रहे हैं। गुरुवार को भी मौसम के मिजाज में कोई नरमी नहीं आई। शुरू में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। कोटा में तापमान 45.4 डिग्री, जबकि राजधानी जयपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि पिलानी में हल्की बूंदाबांदी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। इस बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों में कल तक धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला तय है। राष्ट्रपति चुने जाने की हिलेरी की उम्मीदों को उस वक्त और मजबूती मिली जब गुरुवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन के समर्थन का ऐलान किया और उन्हें सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। इधर पार्टी में हिलेरी के प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स ने भी कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए हिलेरी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने की हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदों को गुरुवार को और मजबूती मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो उम्मीदवार के तौर पर हिलेरी क्लिंटन के चुने जाने का समर्थन करते हैं। For more than a year now, across thousands of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. इससे पहले राष्ट्रपति ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलेरी के प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से मुलाकात की। हालांकि सैंडर्स ने हिलेरी को सीधे तौर पर समर्थन देने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलकर काम करेंगे। I look forward to meeting with her in the near future to see how we can work together to defeat Donald Trump and to create a government which represents all of us and not just the 1%. Thank you very much.
इधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा अपने लिए सत्ता के और 4 साल चाहते हैं, लेकिन लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 15 साल की सजा सुनाई गई है। मालदीव की एक सैन्य अदालत ने अदीब और उनके 2 अंगरक्षकों को राष्ट्रपति यामीन अब्दुल क़य्यूम की हत्या की साजिश रखने का दोषी करार दिया है। पिछले गुरुवार को ही अहमद अदीब को एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अहमद अदीब पर 2015 में राष्ट्रपति की नाव में बम धमाका करने की कोशिश और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। और अब खेल की दुनिया की खबरें। साइना नेहवाल और के श्रीकांत ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। साइना ने मलेशिया की जिन वेइगो को 21-12, 21-14 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। साइना ने यह मैच 37 मिनट में अपने नाम कर लिया। क्वार्टर फाइनल में साइना की टक्कर थाईलैंड की इंटिनॉन से होगी। पुरुष सिंगल्स में हैदराबाद के श्रीकांत ने इंडोनेशिया के कुंकोरो को 21-19, 21-12 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में के श्रीकांत की टक्कर अगले मैच में कोरियाई खिलाड़ी हो से होगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। एनएसजी की सदस्यता पर वियना में बैठक, भारत के दावे को ज्यादातर देशों का समर्थन। चीन का विरोध, अमेरिका की बाधा नहीं डालने की अपील। अमेरिका की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, भारत पर आतंकी हमले के लिए सरजमी के इस्तेमाल पर लगाए रोक, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ उठाए कदम। काले धन पर रोक के लिए भारत का यूरोप के 40 देशों से करार, टैक्स चोरी की सूचनाएं साझा करने पर सहमति, जल्द बनेंगे सामूहिक नियम। चुनाव आयोग का कर्नाटक राज्यसभा चुनाव रद्द करने से इनकार, आरोपी विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, स्टिंग मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। केरल के बाद मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कर्नाटक और गोवा में जोरदार बारिश, राजस्थान में लू का प्रकोप जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।